नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मेरे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप सर मौजूद हैं। भानु प्रताप सर हमेशा बहुजनों की आवाज उठाया करते हैं और जब भानु प्रताप सर का यहाँ पे मेरठ में पहली बार टिकट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर टिकट बदल के अतुल प्रधान का हुआ और इस समय जो है सुनीता वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। सर, क्या लगता है, पहले आपका टिकट हुआ था, उसके बाद सुनीता वर्मा को उतारा गया है, समाजवादी पार्टी यहाँ कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है? पीछे की बात छोड़ो, आज की बात है। सुनीता वर्मा जी लड़ रही हैं, वो पार्टी की कैंडिडेट है, सब उनको मिलकर लड़ा रहे हैं, बात खत्म। अच्छा, दूसरा सर ये चीज है, अभी आप लोगों से आह्वान कर रहे थे कि इस बार जो है वो ईवीएम पे अभी सुनवाई भी चल रही है। दूसरा ये है कि लोग जो है वो एकजुट होकर के मतदान करें और मेरठ में जो है इस बार इतिहास लिखा जाए मेरठ से। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो अभी है 2 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुनवाई चली है और एक दिन बीच में छुट्टी थी, उसके बाद दोनों दिन लगातार सुनवाई चली है। फैसला अब रिजर्व रख लिया गया, होगा क्या हमें नहीं मालूम है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव ईवीएम से हो चुका है। सब संभावना यही है कि कोर्ट का फैसला आए तब भी ये चुनाव तो इस बार का पूरा ईवीएम से ही होगा। तो मैंने यही लोगों से अपील करी है कि बूथ पर बहुत ध्यान रखें, बूथ पर किसी भी तरह की बेईमानी ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, उसे रोकने के लिए मजबूती से उस पर खड़े होकर हर वोट अपनी जो है वो पड़े और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, उसको रोका जाए। सर, मेरठ की धरती ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती कही जाती है। यहाँ पर इस बार भाजपा ने टीवी वाले राम को उतार दिया है, तो आपको क्या लगता है, ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए यहाँ से कोई इस तरीके का एजेंडा चला रही भाजपा? नहीं, मैं समझता हूँ राम को नहीं उतारा, और अगर राम को भाजपा ने उतारा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी भाई। जिसको वो ईश्वर कहते हैं, अगर उसको चुनाव मैदान में लेकर आ रहे हैं, जिस ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है ऐसा वो कहते हैं, उसको चुनाव में ला रहे, तो इससे ज्यादा ईश्वर का अपमान क्या होगा, धर्म का अपमान क्या होगा? ऐसा नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति मैदान में है वो तो फिल्मों में एक्टिंग करने वाला एक्टर है, वो कोई भी हो, उसका नाम चाहे कुछ भी हो, या उसने किसी भी फिल्म में एक्टिंग करी हो, उसके लेना देना नहीं। यहाँ तो कैंडिडेट है वो, सो भाजपा का कैंडिडेट है और जनता यहाँ की भाजपा के अगेंस्ट है और तबियत से वोट डालेगी, हराएगी उन्हें। जनता ये कह रही है कि वो मुंबई में रहते हैं, टीवी वाले आदमी हो, यहाँ पर चुनाव लड़ने के आए हैं, फिर से तो चले इसका जाएंगे। जवाब जनता वोट दे के कहे कि भाई जो टीवी वाले उन्हें कोई नहीं, भाई टीवी में जाके रहो, बॉम्बे में, यहाँ क्या करोगे यार मेरे। तो जनता इसका जवाब दे, मजबूती के साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताए जनता, यही है। दूसरा सर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला चरण पूरा हो चुका है, 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है 19 तारीख को। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन जो है पहले चरण में कितनी सीटें लगभग जीत के आ रहा है? नहीं, मैं नहीं कह सकता कि कितनी सीटें जीत के आ रहा है, क्या होगा ये तो 4 तारीख को पता लगेगी। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर मैं ये मानता हूं कि अगर लोगों ने ईमानदारी से वोट की होगी, मजबूती के साथ में एक एक वोट अगर उन्होंने डलवाई होगी और बेईमानी नहीं हुई, गड़बड़ी नहीं हुई ईवीएम की, तो बीजेपी को पूरे 543 में से 40 सीटें मिलने वाली नहीं है, लिख लो आप, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा, दूसरा सर, ये लगातार भाजपा लगातार 400 प्लस का मतलब जो है वो लगातार कह रही है कि 400 से ज्यादा हम लोग सीट का जीत करके आएंगे और लगातार जनता मैदान में है, गरीबी बेरोजगारी समेत कई सारे महंगे, जनता में नाराजगी, फिर भी 400 पार का नारा दिया जा रहा है। ये जो है ना, वो ये कह रहे हैं ना 400 जीत कर आएंगे, ये थोड़ी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बार 400 पार। तो वो सही, वो इस बार वो सही कह रहे हैं 400 पार, क्योंकि उन्हें जो वोट मिलेंगे वो 400 पार के बाद ही मिलेंगे। 400 तो विपक्षी दलों की है, गठबंधन की सीट आएंगी 400, तो उसके पार उन्हें मिलेंगे, वो बेचारे सही कह रहे हैं, उनकी 400 नहीं आएंगे। 400 पार है। अच्छा, दूसरा सर, ये है भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद जो है संविधान बदलने की बातें कर चुके हैं, गाहे बगाहे करते रहते हैं। दूसरा, यहाँ मेरठ से भी जो चुनाव लड़ रहे हैं अरुण गोविल, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, संविधान में समय के मुताबिक कुछ परिवर्तन होंगे। तो भाजपा इस तरीके के मुद्दे क्यों उछाल रही? कहीं ना कहीं वो जो है वो अपने को हार्ड कोर जो हिंदुत्व वाले वोट है उनको कहीं एकजुट करने के लिए और मतलब इस तरीके के मुद्दे क्यों उठा रही है? देखिए, हिंदुत्व का नारा इस चुनाव में पूरी तरह से पिट चुका है। अगर आप देखें, 2 बड़े अच्छे सर्वे आए हैं, CSDS, और ये सरकारी संस्था है, इसको जो फंडिंग पैसा आता है सरकार से आता है, तो सरकारी संस्था अगर सर्वे दे रही है और करीब 10,000 या 20,000 लोगों पर उन्होंने ये सर्वे किया है, उसके माध्यम से हिंदुत्व का नारा मात्र 2% लोग हैं, वो 2% लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, यानी 98% लोगों के लिए हिंदुत्व कोई नारा नहीं है। और मंदिर की जो बात है वो 8% लोग कर रहे हैं, यानी 8% से ज्यादा कोई वो नहीं है इनके लिए नारा। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि देश में आज की तारीख में मोदी की जो जिस ख्याति को कहें या उसकी प्रशंसा लोग करते हैं वो 2% से ज्यादा नहीं है। अब 8 मान लो आप,
अगर मंदिर की बात हो तो 8%, तो 8% से ज्यादा नहीं है। बीजेपी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। ये केवल और केवल बेईमानी से जीत के आए हैं। सरकारी स्तर पर बेईमानी करवाते हैं। जो सरकारी अधिकारी हैं, डीएम है, कलेक्टर और एसपी वगैरह, इनके माध्यम से जो बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट है उसे जबरदस्ती जीता हुआ डिक्लेयर करवाते हैं, सर्टिफिकेट उसे दे देते हैं और ईवीएम में बेईमानी करके आते हैं। अन्यथा बीजेपी का कहीं अता पता नहीं है। संविधान में जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये नियत आज की नहीं है, ये नियत उनकी बहुत पुरानी है। ये 2004 में भी जस्टिस वेंकट चलिया की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था संविधान समीक्षा कमीशन। तो जस्टिस वेंकट चलिया ने हाथ खड़े कर दिए कि इसमें क्या परिवर्तन करूं मैं, संविधान में पहले तो इसे लागू कर दो ईमानदारी से। तो कोई परिवर्तन संभव नहीं था उस समय भी, आज भी नहीं है। लेकिन ये जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर बेईमानी करके ये सत्ता में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से संविधान को बदलने के लिए काम करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देश की जनता को सोचना है, देश की जनता को सावधान रहना है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता में ना आए, उसके लिए लोगों को काम करना है। नेताओं को और इनको छोड़ दो, जो जैसा भी है कैंडिडेट, अच्छा है बुरा है, किसी काबिल है नहीं है, सब बात को छोड़ के बस इस चुनाव में यह देखना कि किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, हराना है। इसलिए एक एक वोट डालनी है और वोटों की बेईमानी जो वो करते हैं, गड़बड़ी जो करते हैं शुरू के 1-2 घंटे में जब वोटिंग शुरू होती है और आखिरी 1-2 घंटों में जब वोटिंग खत्म होने वाली होती है, इन सब चीज को बहुत ध्यान रखना है। ये काम करके सर, ये जो लगातार लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, मैटर अभी सब जुडिस है। दूसरा ये है कि अब इस लड़ाई को आप लोग आगे कैसे ले जाएंगे? 27 में भी विधानसभा चुनाव यहाँ रहा है। नहीं, देखिए आने दीजिए, रिजल्ट क्या होता है। ये लड़ाई तो अंतिम उस समय तक चलेगी जब तक ईवीएम पूरी तरह से हट नहीं जाएगी। मैं आपको यहां तक बता दे रहा हूं कि अगर इस चुनाव के बाद जो इंडिया गठबंधन है ये भी सत्ता में आता है और ये भी ईवीएम को जारी रखता है, तो हमारी लड़ाई तब तक चलेगी। क्योंकि ईवीएम, सबसे बड़ी बात यह है कि वो तकनीक है जिसके विषय में देश की आम जनता नहीं जानती। तो जब साधारण व्यक्ति जिस तकनीक से आप चुनाव करा रहे हो उसको नहीं जानता, उस तकनीक के चलने का मतलब क्या है? क्योंकि आप इस तरह से एक व्यक्ति को जबरदस्ती ये कह रहे हो कि भाई हम जैसा कह रहे हैं तू वैसा करके वोट डाले जा। ये चुनाव नहीं होता है। चुनाव का मतलब ये नहीं है, पारदर्शिता ये नहीं है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये नहीं है। प्रक्रिया वो होनी चाहिए जो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी समझ में आती हो, अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ में आती हो कि मैं जिस उम्मीदवार को और जिस पार्टी को वोट देना चाहता हूं, मेरा वोट उसी को गया और उसके खाते में गिना जाएगा और ये बैलेट पेपर के अलावा नहीं हो सकती। तो ये जब तक हमारा आंदोलन रहेगा, जब तक ईवीएम पूरी तरह से खत्म नहीं होगी और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। थैंक यू सर। तो ये भानु प्रताप सर थे, सुप्रीम कोर्ट के काफी सीनियर एडवोकेट है और ये जो लड़ाई है ईवीएम के खिलाफ ये जारी रहेगी। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।